नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि है आज। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। नित्यानंद स्वामी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नमन किया है। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड का जब राज्य का गठन हुआ तब इसका नाम उत्तरांचल था, तब इसके वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में इसका नाम उत्तराखंड किया गया। तो देवभूमि आज उत्तराखंड के नाम से विश्व प्रसिद्ध है और प्रथम मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट के जरिए उन्हें नमन किया है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं कोटिशः नमन, ये लिखते हुए उन्होंने ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री को दी है। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि आज और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं कुंभ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ 2021 को लेकर आज शासन के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले में कोविड के दृष्टिगत एक स्पेशल कोविड ऑफिसर तैनात करने, स्थायी निर्माण कार्यों को आगामी जनवरी माह तक पूर्ण करने तथा स्थायी निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुंभ में किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कतें न आए, इसके लिए आयुक्त गढ़वाल को उच्च स्तरीय तकनीकी टीम उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं और कुंभ की तैयारियों को लेकर इस प्रकार की व्यवस्था बनाए जाने के लिए कहा गया, ताकि भविष्य में कोई भी कुंभ को लेकर, उनके कार्यों को लेकर किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह न लगा पाए। तो ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमसे जुड़ गए हैं। किशोर, एक स्पेशल कोविड ऑफिसर की भी तैनाती की जाएगी। जिस तरह से कुंभ की तैयारियां परवान चढ़ रही हैं, सिंदूरी आभा बिखेर रहा है इस समय पूरा हरिद्वार। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां भी और आगे चल रही हैं और कोविड को देखते हुए सरकार ने किन तैयारियों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार जो बैठकें कर रहे हैं कुंभ को लेकर, और कारण यही है क्योंकि इस वक्त सामान्य परिस्थितियां नहीं है और कोविड के कारण संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री ने आज बैठक करी और उसमें निर्देश दिए है कि कम से कम कोविड को लेकर कुंभ के दौरान एक स्पेशल व्यक्ति का, एक अधिकारी का तैनाती होनी चाहिए। इसके साथ ही कुंभ के जो कार्य है वो जनवरी महीने तक पूरे हो जाने चाहिए। स्थायी जो भी परमानेंट या नॉन परमानेंट जो वर्क है उनको पूरा कर लेना चाहिए, उसकी दिशा निर्देश, ताकि जो भी काम हो वो सही तरीके से हो। और अधिकारियों को जिम्मेदारी ये की है कि इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह ना वो विपक्ष लगा पाए, ना सरकार खुद लगा पाएगी काम ठीक नहीं हुए है। तो ऐसे में कड़े निर्देश दिए है। इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां परवान चढ़ रही हैं, जिस तरह जगह जगह भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही धर्मनगरी को सजाया संवारा भी जा रहा है। देखिए, लगातार कुंभ को लेकर काम चल रहे हैं और कुंभ में जिस तरीके से हरिद्वार की बात करें तो घाटों को सौंदर्यीकरण हो गया या फिर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण हो गया, तो तमाम वो सभी काम किए जा रहे हैं, जिसमें उम्मीद ये है कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो कम से कम उसको उस इलाके में साफ सफाई और जो अच्छी चीजें दिखे। तो ऐसे में काफी सारे काम हो रहे हैं। रंगाई पुताई का काम चल रहा है। यहाँ तक कि जो गंगा नदी के किनारे जो घाट है उनकी साफ सफाई और उनका रंग रोगन का काम लगातार जोरों शोरों पर है। जी बिल्कुल, तो कुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसके साथ ही सरकार भी कोविड के नियमों की गाइडलाइन भी जारी कर चुकी है, जिसके तहत सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो सारी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार का काम है योजनाओं की घोषणा करना और प्रशासन का काम है उन योजनाओं को धरातल पर उतारना। लेकिन उत्तराखंड में प्रशासन में बैठे नौकरशाह सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दरअसल मिशन 2022 को फतह करने में जुटी बीजेपी के राज में विकास योजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की योजनाओं पर पड़े नौकरशाही की मार। अफसरों की हीला हवाली से उत्तराखंड कैसे पकड़ेगा विकास की रफ्तार। देवभूमि के विकास के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह लाए योजनाएं तमाम।
मुख्यमंत्री की योजनाओं को पूरा करने में नौकरशाही हो रही नाकाम। साल 2017 में 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार देवभूमि के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा करती रही, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी ही त्रिवेंद्र सरकार के प्रयासों पर पानी फेरने में जुटे हैं। और यही वजह है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से घोषित कई विकास योजनाएं अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। नौकरशाही की इस हीला हवाली का खुलासा मुख्यमंत्री के अपीलीय अधिकारी हरीश जोशी से मिली जानकारी से हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता की तरफ से मांगी गई जानकारी में साफ बताया गया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कई योजनाएं तो अभी तक शुरू भी नहीं हो पाए। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम त्रिवेंद्र ने 8 मार्च 2017 से 9 नवंबर 2020 तक 2266 योजनाओं की घोषणा की। सीएम की 2266 में से सिर्फ 1300 योजनाओं पर ही नौकरशाह काम पूरा कर पाए। इस वित्तीय वर्ष में 549 विकास योजनाओं का पूरा होना बेहद मुश्किल दिख रहा है। 381 विकास योजनाएं तो ऐसी हैं जिन पर अब तक काम भी शुरू नहीं हो पाया। लोक निर्माण विभाग की 178, सिंचाई विभाग की 51, शहरी विभाग की 47 और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 25 योजनाओं पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ। यानी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की 966 योजनाएं अभी तक अधर में लटकी हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय से यह सूचना मांगी थी कि मुख्यमंत्री ने जब से शपथ ली तब से लेकर अब तक कितनी घोषणाएं की थी। उसमें जो आंकड़े आए हैं 2266 घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की, जिसमें से 1300 घोषणाएं पूरी हुई। उसके बाद 966 पर काम चल रहा है और उसके बाद 549 पर जो है काम नहीं चल रहा है। इस तरह और 381 सूचनाएं ऐसी है जिन पर काम हो चुका है। उसके बावजूद जो है इस तरह की जो है घोषणाओं की, मुख्यमंत्री घोषणाओं को जो है अधिकारी वर्ग नहीं ले रहा है और जल्द से जल्द इन घोषणाओं को पूर्ण करना चाहिए, जिससे जनता को विकास कार्य से सहूलियत मिले। हालांकि ऐसा नहीं है कि नौकरशाहों की ये हीला हवाले सिर्फ त्रिवेंद्र सरकार में ही दिखाई दे रही है। पूर्व की कांग्रेस सरकार में भी नौकरशाहों का यही रवैया था। गौरतलब है कि हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में उद्घोषित करने में सफलता प्राप्त हुई। हमने लक्ष्य रखा इस बात का कि नीति में वर्ष 2022 तक 20,000 करोड़ का निवेश हो सके और कम से कम 3 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सके। यह हमने लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये लक्ष्य मात्र 3 वर्षों में बजाय 5 वर्षों के 3 वर्षों में लक्ष्य प्राप्त कर लिया और 20,000 करोड़ का निवेश और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देने का जो हमारा एक लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। इस दौरान चीन, ताइवान, कोरिया की प्रतिष्ठित कंपनियां उत्तर प्रदेश में इकाई स्थापित करने के लिए आकृष्ट हुई और आई और मुझे इस बात की खुशी है कि एक ओवरसीज कंपनीज द्वारा ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करना जा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 का निर्माण किया और नई नीति पे हमने लक्ष्य रखा है कि 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश हो और 4 लाख लोगों को के लिए रोजगार का सृजन हो। हमने इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एयरपोर्ट के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। आज समय के साथ तमाम बदलाव आए हैं। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 हमने बनाई थी और इसके अंतर्गत देखने योग्य बात यह है कि मेरठ, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी में अगले वर्ष परिचालन प्रारंभ हो जाने की आशा है और
हम कानपुर, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़ और झांसी में आईटी पार्क्स के निर्माण की कार्रवाई को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज लखनऊ में अगर देखा जाए तो 40 एकड़ भूमि क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स के व एक आईटी पार्क और 4 एकड़ भूमि पर एसटीपीआई द्वारा देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने की हमने योजना तैयार की है। ये लखनऊ के लिए एक विशेष उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदन के उपरांत ही हमने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 18 इंक्यूबेटर्स हमें प्रारंभ हो गए हैं और 3300 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां हमारी क्रियाशील हो चुकी हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश आज इस बात के लिए भी जाना जा रहा है कि हमने स्टार्टअप को प्रारंभ करने के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। हमने नई नीति में आईटी क्षेत्र में, पहले तो हम आईटी क्षेत्र में ही करते थे, लेकिन हमने गैर आईटी क्षेत्रों में भी काम प्रारंभ किया और कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने विशेष रूप से प्रावधान किए हैं। हमारे प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स और न्यूनतम एक इंक्यूबेटर हर जनपद में हो और राज्य में जहां 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इको सिस्टम का सृजन हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। हमने विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, वाराणसी, नोएडा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बताते हैं खबर आपको देहरादून से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की नियुक्ति, विधायी संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त हुए मदन कौशिक। तो संसदीय कार्य मुक्त मदन कौशिक को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर नियुक्ति हुई है। 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है उत्तराखंड का विधानसभा सत्र। तो उत्तराखंड के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर नियुक्ति की गई है और 21 दिसंबर से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और मदन कौशिक को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मदन कौशिक की नियुक्ति की है और इसके साथ उन्हें ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमसे जुड़ चुके हैं। किशोर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस ये नियुक्ति की है और 21 दिसंबर से जिस तरह उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल। दरअसल प्रकाश पंत के निधन के कारण, क्योंकि प्रकाश पंत जब कैबिनेट मंत्री तो वो संसदीय कार्य मंत्री थे, ऐसे में उनके बाद कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, यानी अभी खाली जगह चल रही है। तो जब भी विधानसभा का सत्र होता है, चाहे वो शीतकालीन मानसून सत्र हो या फिर विशेष सत्र हो, तो उसमें शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक को सिर्फ सत्र तक के लिए संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेवारी दी जाती है। वो सरकार का पक्ष रखते हैं और संसदीय कार्य मंत्री का अहम रोल होता है सदन में। तो ऐसे में उनको जिम्मेदारी मिली और इससे पहले भी जो सत्र हुए हैं तो उनमें भी उनको जिम्मेदारी गई है, लेकिन सिर्फ ये सत्र के दौरान ही उनको जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन ये जरूर है कि काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ये। आप हमारे साथ बने रहेंगे लगातार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बताते हैं आपको हल्द्वानी से। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे संवाद। 4 बजे जनता के साथ संवाद करेंगे मनीष सिसोदिया। शाम 5:30 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया यूपी के डिप्टी सीएम 4 बजे जनता से संवाद करेंगे और 5:30 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे। तो उत्तराखंड के लिए मनीष सिसोदिया का यह दौरा है। डिप्टी सीएम किशोर रावत हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए। किशोर, मनीष सिसोदिया का ये जो उत्तराखंड दौरा है, ये किन मायनों में बेहद अहम हो जाता है? तो शाम 5:30 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस समय उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कैंची धाम के दर्शन किए थे कल। इसके साथ ही
शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, आपको बताते हैं परेड के बारे में। आईएमए में पासिंग आउट परेड, इस बार कैडेट्स के परिजन भी परेड में शामिल। कुल 395 कैडेट आज पास होंगे। 70 कैडेट मित्र राष्ट्रों के भी हैं शामिल। यूपी के 50, हरियाणा के 45, बिहार के 32 कैडेट, उत्तराखंड के 24, दिल्ली से 13 और आंध्र प्रदेश के 6 कैडेट शामिल हैं। आज कुल 395 कैडेट पास आउट होंगे और 70 कैडेट मित्र राष्ट्रों के भी इसमें शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 50, तो वहीं हरियाणा के 45, इसके साथ ही उत्तराखंड के 24, दिल्ली के 13 और आंध्र प्रदेश के 6 कैडेट शामिल हैं। तो आईएमए की पासिंग आउट परेड की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कैडेट्स के परिजन भी परेड में शामिल होने की इस बार मंजूरी दी गई है। किस तरह खुशियों का इजहार कर रहे हैं। तो पासिंग आउट परेड में 395 कैडेट आज पास हो जाएंगे और 70 कैडेट मित्र राष्ट्रों के भी शामिल हैं। उत्साह है, उमंग है, खुशियां हैं और एक दूसरे को गले मिलकर अपनी खुशियों का इजहार भी कर रहे हैं। और देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में जिस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो जिस तरह उत्साह दिखा रहे हैं, इसमें उत्तराखंड के 24, तो वहीं दिल्ली के 13 और आंध्र प्रदेश के 6 कैडेट भी हैं। इसके साथ ही बिहार के 32 कैडेट भी इसमें शामिल हैं और इस बार कैडेट्स के परिजन भी शामिल हुए हैं। तो वहीं कुल 395 कैडेट आज पास आउट होंगे। उसके साथ ही देश को योद्धा मिलेंगे और सीना ताने ये योद्धा दुश्मनों से लोहा लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदल ली है और जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। तो मौसम की करवट और जोशीमठ के ऊंची इलाकों में जमकर बर्फबारी हो, तो वहीं निचले इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी की वजह से अचानक से मौसम बेहद ठंडा हो गया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में भी पर्यटक बढ़ गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत ठंड से बचाव के लिए भी कहा गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अचानक बर्फबारी से मौसम भी थोड़ा सा खुशनुमा भी हो गया है पर्यटकों के लिए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में पर्यटकों की आवक भी बढ़ गई है। निचले इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और अचानक से ठंड बढ़ने की वजह से खबरों में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।